जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था शब्द विचार। और शब्द विचार में आप लोग को शब्द बता दिए थे, शब्द का वर्गीकरण बता दिए थे। उसमें दो टाइप आपका हो गया था, समझे ना। शब्द का वर्गीकरण में अर्थ के आधार पे बता दिए थे और बनावट या रचना के आधार पे आपको भी पढ़ा दिया गया था। तो देखिए, अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाइए, देखिए उसको, और देख के फिर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा, समझे ना। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज देखिए दो टाइप खत्म हुआ, आज तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, समझे ना। जो उसमें बताया गया था पहला वीडियो में, आपको पार्ट 2 में बताया गया था कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होता है, समझे ना। तो उस और फिर आपको उसके पहले वाला वीडियो में अर्थ के आधार पर बताया गया था। तो आज हम लोग प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है, समझे ना। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे आपको पूछा था कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होता है, तो आप लोग 3 भेद बोले थे। तो वैसे ही चांस बन सकता है कि प्रयोग के आधार पर ऐसे ही पूछ सकता है। ऐसा जैसे जो आपको डायरेक्शन दिखाया गया कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको हम पूरा शब्द का वर्गीकरण आपको पूरा खत्म कर देंगे, समझे ना। तो चलते हैं प्रयोग के आधार पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रयोग के आधार पर तो देखिए, आपको बताया गया था, आपको बताए थे हम कि शब्द क्या, देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है, 2 भेद होता है। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है, तो 3 भेद होता है। तो देखिए, प्रयोग के आधार पे भी शब्द के 2 ही भेद होता है। प्रयोग के आधार पे कितना शब्द का भेद होता है, तो 2 भेद होता है, जिसमें एक आपका है विकारी शब्द, एक आपका है विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। तो अब हम लोग जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है, समझे ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विकारी शब्द आखिर क्या होता है। तो जैसे देखिए, जैसे बोलता है, इसका डिफिनेशन है कि देखिए वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन, देखिए वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक संज्ञा विशेषण इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, यानी उसके कारण जो इसमें विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द, समझे ना। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक विशेषण संज्ञा आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है, तो वैसे शब्द को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द यानी वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक संज्ञा विशेषण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वैसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये तो देखिए, ये तो हो गया आपका डिफिनेशन, ये हो गया आपका डिफिनेशन। लेकिन इसमें हम लोग को जानना है कि आखिर विकारी शब्द के एग्जाम्पल क्या होता है, अविकारी शब्द का एग्जाम्पल क्या होता है। तो वो दोनों बताएंगे, समझे ना। तो इसके लिए अब इसका स्टार्ट करते हैं, अब इसको लिखते हैं डिफिनेशन, और आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिएगा, समझे ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोले कि वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन संज्ञा विशेषण क्रिया आदि के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी देखा जाए, इसमें इसमें डिफिनेशन आपको लिखे हम कि वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन संज्ञा विशेषण क्रिया आदि के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आया ना। तो देखिए ये था डिफिनेशन। अब देखिए
अब जैसे हम लोग लिखते हैं संज्ञा में, देखिए संज्ञा, अब देखिए इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं लड़का, लड़के, तो देखिए ये क्या था कि संज्ञा के अनुसार ही बदला, लड़का लड़के हो गया, लड़को हो जाएगा, लड़का लड़के लड़को हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, संज्ञा के अनुसार ये बदल रहा है। तो इस शब्द पे देखिए संज्ञा का प्रभाव पड़ा। जैसे आप लोग के बोला, जैसे में हो जाएगा आपका विशेषण, विशेषण में आ जाएगा, विशेषण में आपको आ जाएगा नया, नई, समझे ना। अब देखिए क्रिया में हो जाएगा आपको आओ, जाओ, ये क्या है, क्रिया है। और इसमें देखिए, और इसमें आपको हो जाएगा जैसे, और क्रिया हो गया। अब देखिए आपको सर्वनाम के अनुसार भी बदल सकता है, सर्वनाम, तो सर्वनाम में हो जाएगा मैं, मैंने, मैंने, मुझे, मुझसे। तो देखिए ये सब क्या हो रहा है, ये जो है आपको संज्ञा के अनुसार बदला, लड़का लड़के हो गया, विशेषण के अनुसार बदल गया, नया नई विशेषता बतला रहा है, क्रिया के अनुसार आओ जाओ हो गया, और सर्वनाम में मैं, मैंने, मुझे, मुझसे हो गया। तो इस जो ये शब्द है, इस सब शब्द पे क्या हो रहा है, इसको प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, विकारी शब्द। आज जेकरा पे प्रभाव ना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द। तो देखिए इसको यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक रहेगा। क्रिया में आओ जाओ, चलिए यानी कि देखिए हम क्या बोले कि वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन संज्ञा विशेषण क्रिया आदि का के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसका दूसरा है अविकारी शब्द। दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो देखिए इसमें हम क्या बोले थे कि वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक सर्वनाम संज्ञा आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। समझे ना। तो इसको भी लिख देते हैं, वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक संज्ञा विशेषण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है उसे, यानी वो ऐसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक संज्ञा विशेषण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए जैसे में आप लोग देखना चाहते हैं तो जैसे में देखिए किंतु, अब इस पर किसी का प्रभाव पड़ेगा, परंतु, किंतु परंतु लेकिन, अब देखिए इत्यादि। अब इस पे आपको क्या लग रहा है कि जी देखिए अब आप किंतु को बदलिएगा, वचन के अनुसार बदलेगा, बदलेगा, विशेषण के एकरा पे कोई प्रभाव पड़ेगा, सर्वनाम के अनुसार ही बदलेगा, किंतु परंतु लेकिन नहीं बदलेगा। तो ये सब शब्द जो है किंतु परंतु लेकिन तथा ये सब जो है अथवा ये सब जो शब्द है इस पर अति कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लिंग वचन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अविकारी शब्द। समझ में आ गया। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद था, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन यानी कि इस सब के कारण जो विकार उत्पन्न होगा उसको विकारी बोलेंगे, विकार नहीं उत्पन्न होगा उसको अविकारी बोलेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए 3 हो गया, एक लास्ट बच रहा आपको, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, समझे ना। एकदम सबसे जो कहिए कि नजर बिहार बोर्ड का रहता है तो इसी पे रहता है कि उत्पत्ति के आधार पर आखिर लइकन पढ़ के आया है कि नहीं आया है। तो आपको उत्पत्ति के आधार पर सबसे जरूरी है।
तो चलते हैं अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, और आप लोग भी सुने होंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर आखिर शब्द के कितना भेद होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होता है, आप लोग सुने होंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये नाम आप लोग के दिल और दिमाग दोनों जगह फिक्स होगा, ताकि क्वेश्चन पूछता है। आप लोग जब भी इंट्री किए आप लोग 12th जो बिहार बोर्ड मैट्रिक में आप लोग, तो वहां पे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन बैंक में कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग के भी अंदर से मन में चाह होगा, दिल में लालसा होगा कि हम लोग भी इसी को पढ़ेंगे और अपना जो भी बिहार बोर्ड से जितना नंबर के पूछेगा अपना नंबर क्लियर करेंगे। तो चलिए आज आपका उत्पत्ति के आधार पे खत्म हो जाएगा, और शब्द विचार आपका आज लास्ट क्लास है, आज आपको खत्म हो जाएगा, समझे ना। और इसमें आपको पूरा शब्द विचार के बारे में जितना नॉलेज चाहिए उतना आपको मिल जाएगा, और आपका क्वेश्चन शब्द विचार से नहीं छूट सकता है, समझे। और थोड़ा सा आप लोग प्रेस्टिक करिएगा, बस आपको थ्योरी बताया गया, एग्जाम्पल बता दिए, और थोड़ा सा आप अपना प्रेस्टिक करिएगा क्वेश्चन के माध्यम से कि कितना इसमें हमको सोल्व हो पाता है, कितना बनता है, समझे ना। तो चलिए इसके बारे में चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होता है। पहला होता है आपका तत्सम, तत्सम शब्द। अब चलिए तत्सम शब्द आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तत्सम क्या शब्द क्या होता है। तो जैसे देखिए इसमें होता है, क्या होता है ना कि आप लोग पढ़े होंगे कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन वह बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो। देखिए मेन भाषा आपका लैंग्वेज में क्या था, संस्कृत था, संस्कृत से हिंदी बना है, समझे ना। तो आप लोग यहाँ पे तत्सम में क्या बोलिएगा कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति यानी उत्पत्ति मतलब जन्म कर्म सब वहीं हुआ था, समझे ना। तो वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन वह बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे। तो आखिर जानते हैं कि तत्सम शब्द में एग्जाम्पल क्या क्या होता है, समझे ना। डिफिनेशन तो आप लोग जान गए, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो उसके बारे में चलते हैं कि आखिर एग्जाम्पल इसका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए डिफिनेशन, और एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं हम। वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन वह बिना किसी परिवर्तन के लेकिन वह बिना किसी परिवर्तन के हिंदी के उपयोग में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो, हिंदी में आ गए हो यानी वह ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन वह बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो, तो वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। अब चलिए आइए जानते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, समझे ना। आखिर तत्सम शब्द में आपको पूछेगा तो कैसन कैसन एग्जाम्पल होगा, और ज्यादातर तो आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें चलते हैं। तो देखिए इसमें आपको संस्कृत की भाषा में हुई हो, तो देखिए कौन कौन हो सकता है। जैसे देखिए आप लोग बोलते हैं पृथ्वी, कार्य, क्षेत्र, नदी, माता, पुष्प,
इत्यादि। यानी देखिए ये सब जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है? संस्कृत में हुआ। जब हम लोग देखिए हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं तो पृथ्वी बोलते हैं कि नहीं? कार्य बोलते हैं कि ना? क्षेत्र बोलते हैं, नदी बोलते हैं, माता बोलते हैं। तो यह सब देखिए ये सब उत्पत्ति कहाँ हुआ था? संस्कृत में हुआ था। आप लोग जब देखते होंगे रामायण महाभारत तो उसमें माता बोलता होगा, माता बोलता है ना। तो देखिए उसका उत्पत्ति हुआ था कहाँ? संस्कृत में। वो देखिए वह संस्कृत के वर्ड है। वहां पे आपको जो रामायण और महाभारत देखते हैं वो संस्कृत के है। तो वहां पे देखिए वहां में जब संस्कृत बोलता है और उसका प्रयोग हम लोग हु बहू कहाँ कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं। क्या इसको हम लोग चेंज किए हैं? कुछ चेंज किए हैं? कुछ भी नहीं चेंज किए। हु बहू ऐसे ही उठा के हिंदी में लाया गया है। तो वैसा शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम। यानी इतने याद रखना है कि जेकर जन्म कर्म कहां हुआ था? जिसका जन्म कर्म संस्कृत में हुआ और उसको हमने उठा के ले आन के बैठा दिए कहां? हिंदी में। तो वैसे शब्द को हम लिखा कहेंगे। अब उसका हुलिया भी नहीं बदले, कुछ नहीं बदले और उसको ले आन के ऐसे ही बैठा दिए तो कौन सा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। यानी वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो लेकिन वह बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो तो वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। चलिए आपका डाउट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा चलते हैं तद्भव। अगर किसी प्रकार की दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? तद्भव दूसरा आप लोग नाम सुने होंगे तद्भव। जो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलवे करते हैं कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। आप लोग ऐसे भी याद करते हैं, समझे ना? तो तद्भव शब्द क्या आखिर है? तद्भव क्या है? अब इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए क्या हुआ ना कि इसका भी उत्पत्ति जो तद्भव शब्द एकरा में आएगा इसका भी उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो संस्कृत में हुआ। लेकिन इसका कुछ ना कुछ इसको चेंज करके कहाँ ले आया गया? हिंदी में लाया गया। तो उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द बोलेंगे। यानी उत्पत्ति संस्कृत में बिना परिवर्तन के हिंदी में तत्सम, उत्पत्ति संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके लाया गया हिंदी में तद्भव। समझ में आया? तो अब इसको सजा लेंगे खाली डिफिनेशन। देखिए याद आप लोग याद रटिए ना, उसको माइंड सेट कीजिए, माइंड में सेट कर दीजिए डिफिनेशन, फिर अपना माध्यम से उसको बोल दीजिए सजा के, समझे ना? तो पहले माइंड सेट किया जाता है और आप लोग रटिएगा तो देखिए रटिएगा तो आप 2-4 दिन याद रहेगा, भूल जाइएगा। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता। आप सोचते होंगे कि सिर्फ हम ही भूल जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा सभी के साथ होता है, सब कोई भूल जाता है। लेकिन उसका रिवीजन करते रहिएगा समय समय पे तो आप नहीं भूल पाइएगा, समझे ना? तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा और समझ समझ के पढ़िएगा तो ज्यादा दिन तक आपको फायदा मिलेगा इससे, समझे ना? तो लिखते हैं वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में भाषा में हुई हो और वह परिवर्तन करके यानी वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो और वह परिवर्तन करके हिंदी में आ गए हो, हिंदी में आ गए हो तो वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे कि डिफिनेशन तो आप लोग के माइंड में सेट हुआ। क्या करना है? जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के आ गया तत्सम, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में परिवर्तन होकर हिंदी में आया तद्भव। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग लिखते हैं, देखिए संस्कृत में आपको लिखा रहेगा हस्त, जेकरा हम लोग बोलते हैं हाथ। एक लिखा रहता कर्पूर, कर्पूर लिखा रहता है संस्कृत में। आप लिखिएगा कपूर, कपूर।
एक रहता है आपको, जैसे आप लोग बोलते हैं, देखिए, और आपको रहेगा क्या, हस्त हो गया, कर्पूर हो गया, और देखिए एक रहता है अग्नि, आप लोग कहते हैं अग्नि, वहां पे रहता है अग्नि, हम लोग इसको कहते हैं क्या, आग। समझ में आ रहा है? यानी देखिए, उसको हम लोग हस्त वहां पे लिखा रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ। कर्पूर ऐसे लिखा रहता है संस्कृत में, हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, कर कपूर। अग्नि को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, आग। तो ये क्या है, ये ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में तो हुआ, लेकिन इसको, इसका अर्थ या थोड़ा सा इसको परिवर्तन, अर्थ नहीं कह सकते, इसको थोड़ा सा खाली परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया। क्या कि अर्थ कहिएगा तो इसका भी हस्त मतलब ही हाथे होता है, ऐसा बात नहीं है। तो इसको परिवर्तन करके कहां ले आन दी हमने, अति हिंदी में ले आन दिया। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको देखिए, तत्सम तद्भव हो गया, देशज और विदेशज बज रहा है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसको भी आज हम लोग खत्म कर देंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। चलिए देखिए आगे चलते हैं अब। जितना पढ़ाया जाता है थोड़ा सा उसको रिवीजन कीजिएगा, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे ना। और तैयारी एक बेहतर एडवांस लेवल की करिए, एकदम हीरो लेवल की, समझे ना, तब आपको कोई अथी होगा। और अपने अंदर कुछ ना कुछ चाह रखिए। देखिए अब फर्स्ट डिवीजन और नंबर लावे से ऐसे नहीं होगा, अब आपको कुछ टॉप लेवल की तैयारी करना है, तभी कुछ फायदा मिलेगा, समझे ना। तो थोड़ा सा एडवांस तैयारी कीजिए। देखिए तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा आपका है देशज शब्द, देशज, देशज शब्द। देखिए ज्यादातर आप लोग कहां पे फंस सकते हैं, तत्सम और तद्भव में फंसिएगा, देशज में नहीं फंस सकते हैं ना, विदेशज में फंस सकते हैं, यहां तक ज्यादातर हो जाएगा आपको, समझे ना। लेकिन वहां पे तत्सम और तद्भव में थोड़ा सा ज्यादा कर, ज्यादातर अथी रहता है, तो उसमें आप लोग के हल्का दिक्कत हो सकता है। और देखिए रिवीजन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा अपने से भी देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार के है पूछल, कैसे पूछता है, और थोड़ा सा तैयारी कीजिएगा, समझे ना। आपका थ्योरी पूरा है, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए देशज शब्द, यानी कि देखिए, आखिर देशज शब्द हमने किसको बोलेंगे, देश, देश यानी देश के शब्द है, यानी कि देशज शब्द हमने वही बोलेंगे जो अपने देश में बोली जाती है, विभिन्न बोलियों में, समझे ना। तो अपने देश की विभिन्न बोलियों में बोली जाने वाली शब्द को कहा हम लोग बोलेंगे देशज शब्द बोलेंगे। समझ में आया? तो लिख देंगे कि देश के विभिन्न बोलियों, अपने देश के विभिन्न बोलियों में, बोलियों में, अपने देश की विभिन्न बोलियों में बोली जाने वाली शब्द को, चाहे भारत बोल सकते हैं कि भारत के विभिन्न बोलियों में बोली जाने वाली शब्द को, समझे ना। अपना देश के बारे में लेना ही तो भारत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वाली शब्दों, देखिए अपने देश के विभिन्न बोलियों में, बोलियों में बोली जाने वाली, एक मिनट, अपने देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाने वाली शब्द को देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। समझ में? यानी अपने देश की विभिन्न बोलियों में बोली जाने वाली शब्द को क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। तो इसमें जैसे में आ जाएगा आपको, जैसे में हम लोग बोलते हैं, देखिए जैसे बोलते हैं हमने समोसा, इडली, डोसा, देखिए आप लोग बोलते हैं चम्मच, 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 पगड़ी, खटापन, खटापन,
लोटा, लोटा, लोटा थाली बोलते हैं ना, लोटा थाली। देखिए, समोसा, चम्मच, पगड़ी, खट्टापन, खटापन, मीठापन, तीतापन, बचपन, लड़कपन, ये सब एकरे में आ जाएगा, समझे ना। इसमें सब आ जाएगा। तो हम कितना लिखे, हम इत्यादि कर देते हैं। आप लोग देखिएगा अपने अपने अगल बगल आपकी देश में जो भाषा बोली जाती है, जो शब्द प्रयोग किया जाता है, वो का चाहिए देशज शब्द है। समझ में आया। तो बोल सकते हैं इडली, डोसा, समोसा, लड्डू, खटापन, मीठापन, तीतापन, ये सब आप लोग बोल सकते हैं, समझे ना। बचपन, लड़कपन, ये सब हो जाएगा इसमें देशज शब्द में। अब आगे हम लोग चलते हैं, यानी वह अपने देश की विभिन्न बोलियों में बोले जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। अब चलते हैं चौथा, विदेशज। विदेशज, अब देखिए विदेशज यानी विदेश की बोलियों में, यानी भारत के बाहर, तो बोलेंगे कि देश के बाहर की बोलियों में, अपने देश की बाहर की बोलियों में, यानी देश के बाहर की बोलियों में बोले जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे। समझे ना। तो देखिए, देश, देश के बाहर की, देश के बाहर की बोलियों में, देश के बाहर की बोलियों में बोली जाने वाली देश के बाहर की बोलियों में बोली जाने वाली शब्द को विदेशज, यानी देखिए, अपने देश की बोलियों में बोले जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, देशज शब्द, और देश के बाहर की बोलियों में बोले जाने वाले शब्द को विदेशज शब्द बोलते हैं। जैसे जैसे आप लोग देखिए, जैसे बोलते हैं आप लोग डॉक्टर, तो डॉक्टर का चीज है, ये डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, विदेश के शब्द है, हम लोग के नहीं है। हम लोग बस इसका प्रयोग करते हैं, ये हिंदी का शब्द नहीं है। जैसे बोलते हैं हॉस्पिटल, लेटर बॉक्स, ये सब देखिए, ये सब जो लिख रहे हैं, ये सब हम लोग का भाषा नहीं है, ये सब विदेश के भाषा है, समझे ना। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे। समझ में आया ना। यानी कि देश के बाहर की बोलियों में बोले जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे। समझ में आया। अब देखिए, आप लोग के कितना पढ़ा है, अब उत्पत्ति के आधार पर बताएं आपको। शब्द के चार भेद होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बोले कि जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो और हूबहू हिंदी में आ गया, तत्सम। संस्कृत की भाषा में हुई हो, बदल के आ गया, और उसको बोलेंगे तद्भव। और जो देश की बोलियों में बोली जाती है उसको हम देशज शब्द, देश के विदेश की बोलियों में बोली जाती है, यानी देश के बाहर बोली जाती है, उसको हम लोग विदेशज शब्द बोलते हैं। तो समझे ना। तो आपका शब्द विचार आज क्लास खत्म हो जाता है। और इसी देखिए, आज आपको ये उत्पत्ति के आधार पे पढ़ा दिया और ये क्लास लास्ट हो गया। अब आपसे मिलेंगे तो एक अगला चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है स्वअति वाक्य विचार, और उसमें हम लोग अच्छा से फिर उसको तैयारी करेंगे, समझे ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।